साहित्य निधि में आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी गोपाल को किसने मारा। मन्नू भंडारी एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका थीं। उनकी कहानी लेखन में प्रमुख खूबियाँ गहरी संवेदना, सरल भाषा और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करने की उनकी क्षमता थी। उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों, सामाजिक अन्याय और प्रेम के जटिल पहलुओं को अपने लेखन में गहराई से दर्शाया। उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों, सामाजिक अन्याय और प्रेम के जटिल पहलुओं को अपने लेखन में गहराई से दर्शाया है। प्रस्तुत है कहानी गोपाल को किसने मारा। बेहद खरामा खरामा चाल चलते हुए इस गांव ने भी आखिर कस्बे की दहलीज पर पांव रख ही दिए। सदियों से उस गांव में समय चलता नहीं, बस रेंगता था। 5 साल बाद आप जाओ तो उस समय गोदी में लटके या उंगली पकड़कर घिसटते बच्चे आज गलियों में गिल्ली डंडा या कंचे खेलते मिलते और तब के कंचे खेलते बच्चों की मसें भीगती दिखाई देती। पर बस जो भी परिवर्तन दिखाई देता शरीर के स्तर पर ही, बाकी दिल, दिमाग और सोच समझ तो जस की तस। पर जैसे उस गांव ने देहाती चोला उतार कर कस्बाई धज धारण की, वहां समय रेंगने की जगह चलने लगा। गांव में चाहे युवा हों या बुजुर्ग, सबकी नज़रें और पांव गांव की ज़मीन में ही गड़े रहते थे और अपने से संतुष्ट मन गांव की चौहद्दी के बीच ही घूमता टहलता रहता। पर कस्बे की हवा लगते ही युवा वर्ग के पांव वहां से उखड़ने के लिए छटपटाने लगे और ललचाई नज़रें शहर पर जाकर टिक गईं। पर जाएं तो जाएं कैसे? हाँ, 2-4 रईस परिवारों के बच्चे जरूर लोट पोट कर जैसे तैसे शहर पहुंच गए, पर उनके अलावा उस समय ना तो शहर कस्बे को अपने में समेट रहा था और ना ही फैल पसर कर खुद उसमें समा रहा था। हाँ, रईसों के ये बच्चे जब कभी गांव का चक्कर लगाते तो जरूर अपने साथ थोड़ा सा शहर भी बांध ही लाते और उन्हीं के बलबूते पर गांव में अपने को किसी बादशाह से कम न समझते। उनका रहन सहन, बोली बाली देख सुनकर गांव के युवाओं के मन में भी ना जाने कितने सपने कुलबुलाने लगते, पर ना साधन, ना सुविधा, ना ही जोड़ तोड़ की ऐसी कोई जुगत जो उन्हें वहां ले जाती। यूँ कस्बा बनते ही गांव का प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल तो बन ही गया था, चाहे उसकी बिल्डिंग टूटी फूटी ही रही हो, पर कक्षाएं तो लगनी ही थीं। मास्टर लोग भी जबान की जगह छड़ी का प्रयोग ज़्यादा करने के कारण कुछ तो पढ़ाते ही थे, अतः बच्चे जैसे तैसे पास हो ही जाया करते थे। पर मिडिल पास करने के बाद रास्ते बंद। अब करें तो क्या करें? ये एक महज संयोग ही था कि इस कस्बे के एक बेहद मामूली सी हैसियत वाले किसान राम निझावन के बड़े बेटे गोविंदा ने जैसे मिडिल पास किया तो शहर से उसके मामा आ गए और प्रस्ताव रखा कि यदि जीजा चाहें और गोविंदा राजी हो तो वे उसे शहर ले जाकर बिजली के कारखाने में नौकरी दिलवा सकते हैं। वे खुद वहाँ नौकरी ही नहीं करते, बल्कि थोड़ी बहुत पहुँच भी है उनकी उधर। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझो बादशाही मिल गई। पर बादशाही को परे सरकाते हुए बिफर गया राम निझावन। अरे ऐसा जुल्म न करो महेशवा, अभी तो ये हमारा हाथ बटावे लायक हुआ और तुम हो कि ना ना ना, हम नहीं भेजी रहे शहर वहर, हम खेती बाड़ी करने वाले मजदूर ठहरे। हम का करी हैं सरकारी नौकरी की बात साहत लई के। पर गोविंदा, एक तो शहरी मामा का अपना चुंबकीय आकर्षण, दूसरे उससे बड़ा आकर्षण शहर जाकर नौकरी करने का। फिर थाली में परोसकर सामने आए इस मौके को कैसे छोड़ दे भला? छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर मोर्चा बनाकर अड़ गया गोविंदा। राम निझावन रोता कलपता ही रह गया कि 2 बेटियों के हाथ पीले करने हैं, छोटे बेटे को भी पढ़ाना है, अब ई सारा बोझ में इकल्ला कैसे ढोऊंगा? अरे बड़ा बेटा ही तो सहारा हुई है बाप का। पर गोविंदा को तो जाना था, वो चला गया। हाँ, इतना हौसला जरूर बंधा गया कि खेती में चाहे मैं तुम्हारी मदद न कर सकूं दद्दा, पर पैसे में तुम्हारी मदद जरूर करता रहूँगा। मुझे भी अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल है, उनके लिए जो हो सकेगा करूँगा। बात का पक्का निकला गोविंदा। उसे अपने दद्दा की, भाई बहनों की जिम्मेवारी का पूरा ख्याल था, सो वो अपने खर्चे लायक पैसे रखकर तनख्वाह के सारे रुपए दद्दा के पास भेज दिया करता। साल 2 साल में जब सबसे मिलने घर आया तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर भी आया। अब राम निझावन ने संतोष कर लिया कि चलो
बेटा राजी खुशी है, अपना कमा खा रहा है, घर में मदद भी कर रहा है और सबसे बड़ी बात की खूब खुश है। अब बच्चों के सुख से तो बड़ा और कोई सुख होता नहीं माँ बाप के लिए। पर यह सुख भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं लिखा था राम निझावन की तकदीर में। पूरा पहाड़ टूटकर गिर जाता तब भी शायद वो इस तरह चकनाचूर नहीं होता जितना इस घटना ने कर दिया। कोई हारी बीमारी की खबर नहीं, दुख तकलीफ की सूचना नहीं, सीधे गोविंदा की लाश लेकर ही चला आया महेशवा। तो राम निझावन भरोसा करे तो कैसे करे कि सामने लेटा ये आदमी जिंदा नहीं लाश है। गोविंदा के पूरे घर में ही नहीं बल्कि पूरे कस्बे में कोहराम मच गया। देखने वालों की भीड़ टूट पड़ी। क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, किसने कर दिया। एक और देखने वालों के प्रश्नों की बौछार तो दूसरी ओर राम निझावन और उसकी पत्नी का छाती फोड़ क्रंदन। अरे महेशवाई, कौन जन्म का बैर निकाला रे हमसे। तू नौकरी दिलावे की खातिर ले गवा रहा कि जान लेवे की खातिर। तुमका जान ही लेवे का रहा तो हमरी ले लेते। माथा ठोक ठोक कर वो अपने को ही कोसने लगा। का बताई, तो मत मारी गई थी हमरी ही जो तुमरे साथ भेजे रहे ना। हमार 20 बरस का जवान जहान बेटा हमरे बुढ़ापे की लाठी छीन के का मिल गवा रे। दुख, आरोप, असहायता, पश्चाताप की आंच में सुलगता राम निझावन का प्रलाप और अपराध बोध से ग्रस्त सारे आरोपों को चुपचाप झेलते जाने की महेश की मजबूरी। आंसुओं में डूबा टुकड़ों टुकड़ों में जो बता पाया महेश, उसका सार इतना ही था कि ऊपर तार पर काम कर रहा था गोविंदा और नीचे किसी ने गलती से स्विच ऑन कर दिया। करंट दौड़ा और तार से चिपक कर रह गया गोविंदा। राम निझावन को कारण से कुछ लेना देना नहीं, उसे तो बस परिणाम ने चकनाचूर करके रख दिया था। 3 दिन बाद प्रलाप का पहरा दौर जरा ठंडा पड़ा तो हिम्मत करके महेश ने इस उम्मीद से मरहम की पुड़िया निकाली कि इसका लेप लगते ही धीरे धीरे घाव भरने शुरू होंगे। बहुत हिम्मत करके बोला, देखो जीजा, गोविंदा अपनी मौत तो मरा नहीं, एक अफसर की गलती से मरा है, सो सरकार मुआवजा तो देगी ही। कम नहीं पूरे 25,000 मिलेंगे। कोशिश तो करूँगा कि कुछ और भी मिल जाए तथा जल्दी से जल्दी ही वसूली करने में भी जान झोंक दूंगा मैं। चुप कर, ऐसे दहाड़ा राम निझावन कि सबके सब सन्न रह गए। पहले तो हमारे बेटवा की जान ले ली और अब वही की कीमत चुकाना चाहता है। अरे बाप हूँ गोविंदा के, कोनो कसाई नाही जो अपना बेटवा की मौत की कीमत वसूलूंगा। ये सब कमीनी बातें ना कर हमरे सामने। तू दूर जा हमरी आंखन के सामने से। और वो फूट फूट कर रोने लगा। महेश ने जिस बात को मरहम समझकर सामने रखा था वो तो नश्तर साबित हुई, जिसके लगते घाव फिर रिसने लगा और आंखों से आंसू की जगह खून मवाद के रेले बह चले। रोती कलपती पत्नी अपने भाई को भीतर ले गई और तसल्ली देकर वहीं से विदा भी कर दिया। महेश अपमानित और आहत चाहे जितना हुआ हो, पर जीजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं भूला। 3 महीने की भाग दौड़ के बाद वो मुआवजे के 25,000 रुपये लेकर जीजा के यहाँ पहुँचा, पर हिम्मत नहीं हुई पहले राम निझावन के पास जाने की। सो सीधे सरपंच के पास पहुँचा और सारी बात समझाई। जीजा की माली हालत जैसी है उसमें कितनी मदद मिलेगी इन रुपयों से। दोनों बेटियों के ब्याह निपट जाएंगे, छोटा बेटा पढ़ जाएगा और भी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होंगी। इतना रुपया तो न जाने कितने साल नौकरी करके भी नहीं भेज सकता था गोविंदा। जीजा का दुख समझता हूँ, पर दुख अपनी जगह और ज़रूरतें अपनी जगह। गोविंदा तो अब नहीं आ सकता वापस, पर इन रुपयों से बहुत सी परेशानियाँ तो दूर की ही जा सकती हैं। पहले आप जाकर आगा पीछा सब समझा दीजिए, जब मान जाएंगे तो मैं जाकर उनके रुपए उन्हें थमा दूंगा। वैसे तो सरपंच अपने यहाँ भी बुला सकता था राम निझावन को, पर मौके की नज़ाकत देखकर अपने साथ और 2-4 बुजुर्गों को लेकर वो खुद ही राम निझावन के घर पहुँचा। ठेठ दुनियादारी की बातों में लपेट कर वो सारी ऊंच नीच समझाई, आगा पीछा सुझाया। उसकी माली हालत का जिम्मेदारियों का हवाला देकर सरपंच ने जब वो प्रस्ताव उसके सामने रखा तो उसकी झुकी हुई गर्दन और झुक गई तथा हाथ जोड़कर वो इतना ही कह पाया, हमो गरीबे सही माई बाप, पर बाप हो गोविंदा के, अब कसाई न बनाओ। और बाकी बातें उसकी आंसुओं में ही डूब गईं। इसके बाद तो बिना बोले आंसुओं में ही वो सरपंच के सारे तर्क काटता गया। सरपंच और बुजुर्गों का सारा समझाना बुझाना बेकार। मुआवजे के रुपए लेने के लिए राम निझावन नहीं माना तो नहीं ही माना। हाँ,
इर्द गिर्द घिर आए तीनों बच्चों के मन में जरूर कुछ इच्छाएं, कुछ सपने कुलबुलाने लगे थे, पर बाप के हिचकियों में बदलते रोने की आवाज़ के आगे वे भी चुप हो गए। आखिर 3 दिन तक बुजुर्गों में ही सलाह मशवरा चलता रहा और फिर पानी की किल्लत को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव रखा गया कि इन रुपयों से गांव में गोविंदा के नाम से एक प्याऊ खुलवा दी जाए। हर प्यासा राहगीर पानी पीकर सच्चे मन से जो दुआएं देगा वो सीधे गोविंदा की आत्मा को ही सहलाएंगी। राम निझावन ने जब इस प्रस्ताव की बात सुनी तो गदगद हो गया। मेरे बेटे के नाम की प्याऊ, प्यासे लोग पानी पिएंगे और मेरे बेटे को दुआएं देंगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है मेरे बेटे के लिए? बाप होकर भी इतना पुण्य कमा सकता था क्या मैं अपने बेटे के लिए? देखते ही देखते प्याऊ बन गया और गोविंदा के नाम का बोर्ड भी लग गया उस पर। पहले दिन तो राम निझावन ने खुद बैठकर सबको पानी पिलाया और उसे लगा जैसे उसका दुख सबके सुख में बदल गया है। फिर तो खेत से आते जाते कुछ देर खड़े रहकर उसी को निहारता। गोविंदा के नाम का बोर्ड देखकर पानी पीने वालों से ज़्यादा उसका अपना मन जुड़ा जाता। सरपंच कभी मिलते तो कहते, देख रे राम निझावन, कितने प्यासों की दुआएं मिल रही हैं तेरे गोविंदा को। तो वह गदगद भाव से सर झुका लेता। पता नहीं पानी पीने वालों की दुआएं गोविंदा तक पहुंचती हैं या नहीं, पर राम निझावन के परिवार तक तो जरूर ही पहुंची नहीं। तभी तो इन 25 वर्षों में उसकी दोनों बेटियां अच्छे घरों में ब्याह कर आज अपने फलते फूलते परिवार के साथ प्रसन्न हैं। उसका छोटा बेटा गोपाल भी 2 बच्चों का बाप है। जो राम निझावन अपने बच्चों को दूध दही खिलाने के लिए कभी एक भैंस नहीं खरीद सका, उसने अपने पोतों के लिए एक भैंस भी खरीद ली। अपने घर के एक हिस्से को पक्का करवा लिया ताकि गोपाल का परिवार आराम से रह सके। उसे तो अपने कच्चे घर में रहने की ही आदत थी, सो वो तो उसी में आराम से रहता था। इससे ज़्यादा सुख की तो वो अपने लिए कल्पना ही नहीं कर सकता था, और ये सब वो उस पुण्य का प्रताप ही समझ रहा था जो पानी पिलाकर उसके खाते में जमा हो रहा था। अब इन 25 वर्षों में उस कस्बे का क्या हाल हुआ वो भी देखिए। कस्बे और शहर के बीच बस क्या चलने लगी कि उसमें लदकर सवारियों के साथ टुकड़ों टुकड़ों में शहर भी कस्बे में आने लगा। कस्बे के हाट बाजार शहरी सामानों से भरने लगे तो वहाँ के लोगों के मन में उन्हें पाने की उमंग जाग गई। किशोरों और युवाओं ने अपनी टांगों से पाजामे उतारकर जीन्स चढ़ा लीं और उनकी कलाइयों में घड़ियां चमचमाने लगीं। धूप होने पर वे भी काले चश्मे पहनकर घूमते। लड़कियां भी होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक पोते, माथे पर चमकीली बिंदियां चिपकाए, रंग बिरंगे कपड़ों में अपने को मिस इंडिया से कम नहीं समझती। जैसे जैसे बाजार नए नए सामानों से भरता जाता, उन्हें खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत भी बढ़ती जाती। और सामान और पैसा, और सामान और पैसा। 10 साल की उम्र से राम निझावन के साथ खेती बाड़ी करने वाले उसके छोटे बेटे गोपाल के मन में भी शहर कब और कैसे फैल पसर गया, राम निझावन को इसका पता ही नहीं चला। चलता भी कैसे? अंटी में संतोष धन की पूंजी बांधे उसकी दुनिया तो आज भी खेत और घर तक ही सिमटी हुई थी। पर गोपाल को अब संतोष धन नहीं, असली धन चाहिए था, और इसलिए उसने धीरे धीरे खेती का काम बाप के कंधों पर डाल शहर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जब जब वो शहर जाए वहाँ की चकाचौंध उसके मन में नित नई हवस जगाए। पर वो हवस पूरी हो तो कैसे? बिना पढ़ाई की अच्छी नौकरी मिलने से रहा कोई धंधा सो उसके लिए पैसा चाहिए। जिस भी धंधे की बात सोचता बात पैसों पर आकर अटक जाती। हर असफलता से हताशा जन्मती और हताशा से जन्मता गुस्सा, और गुस्सा जाकर राम निझावन पर टिकता। आखिरकार एक दिन वो खम ठोंक कर बाप के सामने खड़ा हो ही गया। दद्दा, मुझे तो न पढ़ाया न लिखाया, बैलों की पूंछ मरोड़ते मरोड़ते आधी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई मेरी। पर अब बची ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, सो समझ लो कि अब नहीं करना मुझे तुम्हारी एक खेती बाड़ी। और बड़ी हिकारत से उसने अपना मुँह झटक दिया। राम निझावन ने जो सुना तो देखा तो अवाक रह गया। कैसो बात करे रे बेटा तू? अरे ये तो हमार पुश्तैनी धंधा है, ये नहीं करी हैं तो का करी हैं? क्या रखा है इस पुश्तैनी धंधे में? हाड़ तोड़ मेहनत करो तो 2 जून की रोटी मिल जाए बस। जिस साल आसमान से पानी ना बरसे तो बैठे बैठे आंखों से पानी बहाते रहो। कोई धंधा है साला ये भी? 2 साल से गोपाल के बदले मिजाज तो देख रहा था राम निझावन, और उसने खेती का ज़्यादातर काम अपने कंधों पर ले भी लिया था। पर बात इतनी बढ़ गई है ये नहीं समझ पाया था। उसका सुर और तेवर देखकर बड़े ठंडे मन से उसने कहा, तोर मन नहीं लागत अब खेती माँ तो तू कोनो और काम देख ले।
आपन मन का। 60 का भवा तो का भवा, अबहू हाड़ गोड़ में इतना जोर तो है ये है कि अकेले ही आपन खेती कर सकत हूँ। हाँ, अब तुम ही करो अपनी खेती। मैंने तो अपने लिए दूसरा काम देख भी लिया है। अब दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है काम और कैसे कमाया जाता है पैसा। पर मुझे अपने काम के लिए 50,000 रुपये चाहिए और ये रुपए तुम्हें देने होंगे। ये बात सुनकर तो राम निझावन जैसे आसमान से गिर पड़ा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कह रहा है गोपाल? इतने रुपए तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं। इसे कहाँ से ला कर दे? गुमसुम सा वो गोपाल का मुँह ही देखता रहा। मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? सुना नहीं क्या कि मुझे रुपए चाहिए 50,000? तय कर लिया है मैंने कि मुझे बीच बाजार में एक दुकान खोलनी है। शहर के 1-2 लोगों से भी बात कर ली है। वे 3 महीने की उधारी पर सामान देने को तैयार हैं, पर बेचने के लिए दुकान तो चाहिए। आज बड़े बाजार में एक छोटी सी दुकान भी खरीदो तो 50,000 से कम में नहीं मिलेगी। गोपाल, राम निझावन कुछ ऐसे बोला मानो विश्वास करना चाह रहा हो कि सामने बैठा ये आदमी उसी का बेटा है। फिर धीरे से बोला, बेटा 5-7 बरस में पैसा कौड़ी का हिसाब तोहार हाथन में ही तो रहा। अनाज तू बेचत रहा, खाद बीज तू खरीदत रहा और घरों तो तू ही चलावत रहा। ऐसे में हमरे पास पैसा कहाँ? जानता हूँ तुम्हारे पास 50 रुपये क्या 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। और हिसाब किताब रखने से क्या होता है? इस बित्ते भर की खेती से तो पेट भर लेते थे, सो ही बड़ी बात। कोई काम है ये भी? और मुझे तो पैसा चाहिए ही चाहिए, बस ये कह दिया है मैंने। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर गोपाल ने अपना निर्णय सुना दिया। रुपए नहीं है तो बस फिर एक ही उपाय है। बीच बाजार में बने उस प्याऊ को हटाकर मैं दुकान खोल लेता हूँ उस जगह। दुकान के लिए इससे अच्छी जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती। गोपाल, अपनी सारी ताकत लगाकर चीख पड़ा राम निझावन। ई प्याऊ नहीं रहे, ई तो निशानी हमार बेटवा की, हमार गोविंदा की। तोहार बड़ा भैया तो रहा हूँ और तू है कि? और आवाज़ भरभरा कर टूट गई उसकी। अरे जब था तब था, 25 बरस हो गए उसे मरे खपे। अब क्या सारी जिंदगी उसे छाती से चिपकाए ही बैठा रहूँगा? ई का कहत हरे तू? ऐसी बात ना बोल ना। बात बीच में ही काट कर गोपाल बोला, तुम्हारा बस चले तो तुम तो उस मरे बेटे के लिए अपने जिंदा बेटे को भी मार दो। दोनों हाथों से बरसता हुआ, असवाई आंखों से गिड़गिड़ाते हुए राम निझावन ऐसे बोला जैसे याचना कर रहा हो। ना बोल ऐसी बात, ना बोल रहे ऐसी बात। आज तो तू ही तो हमार सब कुछ है। तू और तोर बेटवा ही तो जिंदगी है हमार। ई तू काहे समझत नहीं रे? अच्छा जिंदगी हूँ तुम्हारी तो बस प्याऊ सुपुर्द कर दो मुझे। राम निझावन बोले तो क्या बोले, उस बेचारे से तो बोलते न बना और ना प्याऊ देते बने। हाथ जोड़कर किसी तरह इतना ही कह पाया, बेटा ई प्याऊ ना तोहरी कमाई से बनी ना हमरी कमाई से, ई तो गोविंदा की मौत की कमाई से बनी। तू ही सोच ई पर कैसे हक जमा सकते हैं हम। इस बार भन्ना गया गोपाल। सोच रहा था कि उसकी बात, उसकी ज़रूरत सुन समझ राजी हो जाएगा दद्दा, पर यह तो उस मरे हुए बेटे को छाती से चिपकाए बैठा है। धिक्कार भरे स्वर में बोला, अरे बरसों हो गए उसकी मौत को और मौत की कमाई को। आज तो वो सब किसी को याद भी नहीं होगा। आज तो हम ही मालिक हैं उस प्याऊ के, हम जो चाहें करें। बेटे की बात छोड़, यही समझ कि प्यासन को पानी पिलाए का तो धर्म होता है, पुण्य मिलत है, तू काहे? बात बीच में काट कर बड़े व्यंग से बोला गोपाल, धर्म पुण्य ये सब रईसों के चोचले हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये धर्म पुण्य। मुझे तो अपनी दुकान के लिए बस प्याऊ चाहिए। आपन खातिर चिंता तो सबे रहते हैं बेटा, पर मानुष जन्म लेकर दूसरन के खातिर भी कछु करेगा चाहिए कि ना। अपना ठौर ठिकाना नहीं और दूसरे की खातिर करने चले हैं। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब जो कुछ करना है मुझे अपने लिए करना है। सोचा था कि मेरी ज़रूरत समझकर तुम खुशी खुशी दे दोगे प्याऊ, पर तुम नहीं देने वाले तो इतना समझ लो कि लेना मुझे भी आता है। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे और कैसे रोकता है। और गुस्से से दंदनाता हुआ गोपाल बाहर निकल गया। राम निझावन को जैसा सदमा गोविंद की लाश को देखकर लगा था, वैसा ही सदमा गोपाल की बातें सुनकर लगा। उसे तो बिजली के तार ने मार दिया था, पर उसे गोविंद की दैहिक मौत थी, पर गोपाल की आत्मा मर चुकी है। ये सवाल बड़ा है कि गोविंद को तो बिजली के तार ने मार दिया था, पर गोपाल को किसने मारा? उसकी चुनौती से सिहर कर बेहद लाचार बेबस राम निझावन ने घुटनों में सिर छुपा लिया।
बाहर निकलकर गोपाल सीधा अपने उन दो दोस्तों के पास गया जिन्होंने कमीशन में उधारी में सामान दिलवाने का जुगाड़ कर रखा था। वे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, मिल जाएगी प्याऊ? गुस्से से भनाए हुए गोपाल ने गर्दन झटक कर कहा, बहुत कहा, समझाया, अपनी ज़रूरत बताई पर मानता ही नहीं बुढ़ऊ। बैठा रहने दो उसे, अपने मरे बेटे और धर्म पुण्य को छाती से चिपकाए चिपकाए। चलो मेरे साथ, मैं ठिकाने लगाता हूँ उसका पुण्य प्रताप। आखिर क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? और अपने दोस्तों को लेकर एक दृढ़ संकल्प के साथ वो प्याऊ की ओर बढ़ गया। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी गोपाल को किसने मारा।